हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। जैसे आपको पता है हमारे चैनल पर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है शीट युद्ध, उसके पार्ट्स हो रहे हैं। तो मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज मैं पार्ट 4 पढ़ाने वाला हूं, जिसके स्टार्ट मैं नाटो के साथ करने वाला हूं। तो जिस बच्चे ने वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो 3 पार्ट, आप पहले उन वीडियो को देखो, तब आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर नाटो है, तो मैं आज की वीडियो में नाटो समझाऊँगा कि नाटो था क्या और एक काम कैसे कर रहा था और ये किसने बनाया था। ठीक है, तो जैसे आपको पता है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इन दोनों ने यानी यूएसए और यूएसएसआर ने क्या किया था। यूएसए और यूएसएसआर ने विश्व को 2 गुटों में बांट लिया था। जैसा आपको याद होगा, विश्व को कितने भाग में बांट लिया? 2 गुट में। एक बना पूर्वी और एक बना पश्चिमी। पूर्वी में कौन थे? जो यूएसएसआर के साथ थे, और पश्चिमी में कौन थे? जो अमेरिका के साथ थे। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं के साथ में जो गठबंधन है ये भी बनने वाले हैं। तो देख लो, पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को संगठन का रूप दिया, यानी जो पश्चिमी गठबंधन यानी अमेरिका के जो पार्ट थे उन्होंने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया 4 अप्रैल 1949 को, यानी 4 अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रेसी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का स्थापना किया गया। ठीक है, यानी जो पश्चिमी ग्रुप थे उन्होंने मिलकर 4 अप्रैल 1949 को एक ग्रुप का गठन किया, इसका नाम क्या रखा गया? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, जिसमें कितने देश शामिल थे? 12 देश शामिल थे। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जान लो। इस संगठन की घोषणा की उत्तर अमेरिका तथा यूरोप के इन देशों में से एक किसी पर भी अगर हमला होगा तो उस संगठन में शामिल सभी देश, सारे देश उसको अपने ऊपर हमला मानेंगे और नाटो में शामिल सभी देश को एक दूसरे की मदद करनी होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई ये 12 देश थे। कितने देश थे? ये 12 देश थे। अगर इनमें से किसी एक पर भी अटैक होगा, क्या होगा? अगर अटैक होगा तो ये सारे अपने ऊपर अटैक मानेंगे कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, और सब मिलकर उस अटैक करने वाले देश के साथ क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये था इनका मेन मोटो, और ये भी था कि जो 12 देश होंगे ना, ये आपस में एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो अब आप लोगों को नाटो का समझ आ गया कि नाटो किसने बनाया था। ये अमेरिका का एक गठबंधन था। ठीक है, उद्देश्य क्या था? अमेरिका द्वारा विश्व में लोकतंत्र को बचाना, यानी अमेरिका द्वारा लोकतंत्र को प्रचार करना, बढ़ावा देना और उसको बचाए रखने का कार्य था नाटो का। ठीक है बच्चों, नाटो समझ आ गया। अब देखो, आपको पता है अगर कोई एक बंदा ग्रुप बनाएगा तो दूसरा पार्टी शांत तो नहीं रहेगा। अगर अमेरिका ने नाटो बना लिया तो जो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ है वो क्या बनाने वाला है? वो वार्सा संधि बनाएगा। तो देखो, सोवियत संघ की अनुयायी वाले पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि का नाम दिया गया, यानी जो सारे देश जो सोवियत संघ के साथ मिले हुए हैं उन सब मिलकर क्या बनाए हैं? वार्सा संधि नामक एक ग्रुप को बनाए हैं। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। कब की गई है? 1955 में की गई। इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देश का मुकाबला करना। यानी सेम सिंपल बात है कि भाई जो नाटो में जितने देश शामिल है ना, कितने देश थे उसमें? 12 देश शामिल हैं। इनका हमें क्या करना है? मुकाबला करना है। कौन से ग्रुप मुकाबला करेगी? इसका वार्सा संधि मुकाबला करेगी। ठीक है बच्चों, तो अमेरिका ने नाटो बना लिया और यूएसएसआर ने क्या बना लिया? सोवियत संघ ने क्या बना लिया? वार्सा संधि बना लिया। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है जिसका नाम है कि जो महाशक्ति होती है ना, कौन होती है? महाशक्ति। वो छोटे देश के साथ क्यों संबंध बनाती है? अगर तुम एक लीडर हो, तुम्हें और बंदे क्यों चाहिए होते हैं? ताकि तुम्हें हेल्प करे, तुम्हें सपोर्ट करे। तो सेम यही था, जो महाशक्ति थे ना, महाशक्ति यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका, तो ये छोटे देशों को अपने में क्यों शामिल कर देते हो? तो पहला पॉइंट देख लो, महत्वपूर्ण संसाधन के लिए, जैसे कि तेल खनिज। अभी देखो, अगर ये लोग महाशक्ति में बनने में लगे हुए हैं तो इनको काम भी करने पड़ेंगे, उस हिसाब से बम, हथियार सब कुछ बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या लगेगा? इनको संसाधन लगेगा। तो अगर इनके पास सारा संसाधन खत्म हो जाएगा तो छोटे देश जो इनमें शामिल हुए उनके पास भी तो कुछ बचा हुआ है ना, तो ये वहाँ से वो सारे तेल खनिज ले सकते हैं। तो ये पहला मोटो था इनको शामिल करवाने का। इनको क्या मिलेगा? छोटे देशों से महत्वपूर्ण संसाधन मिलेगा। दूसरा है भू क्षेत्र मिलेगा, ताकि यहाँ से महाशक्ति अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। जैसे कि तुम्हें पता है क्यूबा में क्या हुआ था? क्यूबा किसका फ्रेंड था? यूएसएसआर, सोवियत संघ का फ्रेंड था, पर नज़दीक किसके साथ? अमेरिका से। तो इसने यही चीज़ का फ़ायदा उठा के यहाँ पर क्या कर दिया था? मिसाइल तैनात कर दी थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हानि पहुँचा सकती थी। तो यही होता है भू क्षेत्र में कि अगर मेरा फ्रेंड किसी दुश्मन के नज़दीक होगा तो मैं वहाँ से संचालन करके ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता हूँ, ज़्यादा उसको क्षति पहुँचा सकता हूँ। तीसरा पॉइंट है सैनिक ठिकाने के लिए। सेम यहाँ से जाने में टाइम लग जाएगा तो मैं क्या करूँगा? अपना सैनिक ठिकाना यहाँ भी बना लूँगा, बिकॉज ये मेरा क्या है? फ्रेंड। तो यहाँ से मैं यहाँ तुरंत अटैक करवा सकता हूँ। आर्थिक मदद, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्चे वहन करने में मददगार हो सके। कि यार देखो पैसों से मदद जो मिलती है ना, वो सबसे पावरफुल मदद होती है। तो सेम वही बात है कि
महाशक्ति हैं उनको बम बनाने के लिए, सैनिक के लिए, आने जाने के लिए, सबके लिए पैसा चाहिए। तो जो छोटे देश होते थे ना, ये इनकी आर्थिक रूप से मदद कर देते थे ताकि जो सैन्य खर्चा है वो बच जाए, खर्च वहन करने में इनको मदद मिलती थी, यानी पैसों से बहुत अच्छा इनको मदद मिलता था। पांचवा जो पॉइंट है वो विचारधारा की। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्ति विचारों का पारस्परिक युद्ध जीत रही है। यानी जो देश, जैसे अमेरिका पूंजीवाद को सपोर्ट कर रहा है और सोवियत संघ समाजवाद को सपोर्ट कर रहा है, तो जिस देश में जो देश शामिल है, यानी जिस ग्रुप में जो देश शामिल है, वो उसी का प्रचार करते थे और अन्य देशों को उसमें जोड़ने की कोशिश किया करते थे। तो ये था विचारधारा का पॉइंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। नहीं समझ आया तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके देखो, रोको और पीछे कर करके भी आप देख सकते हो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। पहला समझ आ गया महत्वपूर्ण संसाधन के लिए, भू क्षेत्र के लिए, सैन्य ठिकाने के लिए, आर्थिक मदद के लिए और विचारधाराओं के लिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे है, गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकते थे उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद समाजवाद और समाजवाद से बेहतर है। यानी कहने का मतलब है, जो गुट में शामिल हो रहे थे ना देशों के आधार पर, उसे पता चल रहा था उन बड़े महाशक्तियों की कौन सा ज़्यादा टिकने वाला है। ठीक है, अब आ गया युद्ध का परिणाम। अगला टॉपिक क्या है बच्चों, युद्ध का परिणाम। अब युद्ध का परिणाम जान लो। अब जब इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है, किन दोनों के बीच में, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में कौन सा युद्ध हो रहा है, शीत युद्ध हो रहा है। तो शीत युद्ध के परिणाम क्या क्या निकल रहा है, यानी देश में उसका क्या असर पड़ रहा है, जो वर्ल्ड है उस वर्ल्ड में क्या असर हो रहा है उस शीत युद्ध का। तो पहला है, गुट निरपेक्ष देशों का जन्म हो रहा है। अब गुट निरपेक्ष क्या है, गुट निरपेक्ष अभी आप नीचे समझो कि गुट निरपेक्ष आखिर था क्या। गुट निरपेक्ष ये होता है, देखो आपने जैसे देखा कि इन दोनों ने क्या करा, अमेरिका और सोवियत संघ ने देश को, जो वर्ल्ड है, विश्व है, उसको दो गुटों में बांट लिया, यानी दो ग्रुप में बना लिया, पूर्वी संधि और पश्चिमी संधि। तो गुट निरपेक्ष यानी इन दोनों के गुट से क्या रहना है, इनको दूर रहना है। तो पहला पॉइंट समझ आ गया कि ना तो हमें अमेरिका में जाना है और ना हमें यूएसएसआर में जाना है, हमें अपना क्या रहना है, अलग रहना है। तो इसको कहा गया गुट निरपेक्ष देश। इसमें अपना भारत भी शामिल था। ठीक है, दूसरा है, अनेक खूनी लड़ाइयों के बावजूद तीसरे युद्ध का टल जाना। यानी शीत युद्ध का परिणाम क्या निकला, यानी खूनी लड़ाइयों के बावजूद भी तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था। यहाँ जान हानि भी हुआ था बहुत ज़्यादा, मतलब जब बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल हुआ था, परंतु फिर भी थर्ड वर्ल्ड वॉर बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तीसरा है, अपने सैन्य संधि संगठन संधि है, यानी अनेक सैन्य संधियाँ यहाँ पर बनाई गई थी। शीत युद्ध के परिणाम में आपने देखा नाटो बन रहा है, वार्सा संधि बन रहा है। तो क्यों बना हो, क्योंकि वो एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। तो अनेक सैन्य संगठन भी बनाए गए थे। दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु जखीरे और हथियारों की होड़ लगी हुई थी कि भाई परमाणु हथियार कौन ज़्यादा बनाएगा कि वो जीत सके कल को आने वाले युद्ध में, और हथियारों की होड़ किस पे ज़्यादा अच्छे हथियार होंगे कि वो जीत जाए कल वाले युद्ध के लिए। यानी ये लोग युद्ध के लिए प्रिपेयर थे, परंतु वो युद्ध हुआ ही नहीं था, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर माना जाता। ठीक है, और क्या परिणाम निकला कि विश्व को इन लोगों ने दो ध्रुव्य में बांट दिया, एक बना पश्चिमी और एक बना पूर्वी ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो ये थे तुम्हारे शीत युद्ध के परिणाम। ये है शीत युद्ध के परिणाम, गुट निरपेक्ष देशों का जन्म, अनेक खूनी लड़ाइयों के बावजूद भी तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, अन्य सैन्य संगठन संधियाँ बनी थी, अनेक सैन्य संगठन संधियाँ बनी हैं, दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु जखीरे और हथियारों की होड़ हुई थी, और दो ध्रुवीय विश्व का स्टार्टअप हो गया था। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ आ गया। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। आगे देखते हैं। अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों महाशक्तियों ने अन्य देशों के साथ संधियां की, जो कुछ इस प्रकार थी। यानी देखो, ये लोग अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए ना ये और देशों को अपने में ऐड कर रहे थे, जैसे आपको पता ही है। तो इन लोगों ने क्या करा, सैन्य संधियाँ बनाई और संगठन भी बनाए। तो देखो कौन कौन से इन्होंने सैन्य संधि और संगठन बनाए हैं। जैसे आपको पता है, अमेरिका जो है, यहाँ अमेरिका है और यह है सोवियत संघ। अब इन लोगों ने देखो क्या क्या करे हुए हैं। आपको पता है नाटो बना था 1949 में, इसने उस टाइम पे कुछ भी नहीं बनाया। उसके बाद अमेरिका ने सीटो बनाया 1954 में, इसने उस टाइम पे भी कुछ नहीं बनाया। उसके बाद तीसरा इसने सैंटो बनाया, सैंटो 1955 में बना, तब जाकर इसने वार्सा पैक्ट 1955 में इसने भी बनाया। इसका काम क्या था, नाटो में सभी देश यानी 12 देश का क्या करना, मुकाबला करना। ठीक है, ये मैंने ऊपर आपको समझा दिया था। आगे बढ़ते हैं। दोनों महाशक्ति के द्वारा परमाणु जखीरे एवं हथियारों की होड़ कम करने के लिए सकारात्मक कदम यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कि दोनों महाशक्तियों द्वारा परमाणु जखीरे होता है जोखिम, और हथियारों की होड़ कम करने के लिए सकारात्मक कदम क्या क्या थे। यानी कहने का मतलब है कि हम अब कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि हम परमाणु बम यूज़ करें। तो उन्होंने कौन से वो कदम उठाए वो जान लो। पहला है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी कोई भी ना परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। यानी जिसके पास अब जितने एटम्स हैं ना,
परमाणु बम है वो उतने पे ही रुक जाए। अगर किसी पे 12 है, किसी पे 15 है, वो वहीं पे स्टॉप कर दे। अब इससे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे। बिकॉज अगर मेरे पास 1 किलो का है परमाणु बम, मेरे को 2 किलो का बनाना है, तो मेरे को उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, यानी परीक्षण करना पड़ेगा। तो उसको क्या कर दिया गया, इन लोगों ने रोक दिया कि भाई अब परमाणु परीक्षण प्रतिबंध हो जाएगा, कोई परीक्षण नहीं करेगा। दूसरा है परमाणु अप्रसार संधि, यानी कोई उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा कि मेरे पास 12 है, मेरे पास 15 है, तुम डर के रहो मेरे से, नहीं। इसके बाद जितना है वो अपने पास रखो, किसी को बताने की, प्रचार करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तीसरा है परमाणु परीक्षण पात्र परिसीमन संधि, यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। यानी इसका मतलब ये है कि भाई जिसका मिसाइल जहाँ पे है ना, अगर सोवियत संघ के अंदर है तो अब यहीं होना चाहिए, कहीं बाहर ना भेज दे उसको कि क्यूबा की तरह यहाँ पे आके इसने रखवा देना, नहीं। जिसके बाद जो है ना वहीं पे वो होना चाहिए। पहला परीक्षण नहीं करना, दूसरा प्रचार नहीं करना, तीसरा जो मिसाइल जहाँ पर है वहीं पे होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया। अब सीटो और सैंटो जान लो। सीटो और सैंटो कौन बनाया है, अमेरिका ने बनाया था। क्यों बनाया था वो जान लेते हैं। जो सीटो और सैंटो है ना, अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिम एशिया के गठबंधन का तरीका अपनाया। इन्हीं संगठनों को सीटो और सैंटो कहा गया। यानी अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एशिया से संगठन बनाने के तरीके को सीटो और सैंटो कहा गया। यानी फ्रेंडशिप करने का जो तरीका था ना, उसको सीटो और सैंटो कहा गया था। अब सीटो और सैंटो क्या है, यानी हमने देख लिया कि फ्रेंडशिप यानी दोस्त बनाने का तरीका था। और सीटो क्या था, यानी साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्वी एशिया संधि संगठन। इसकी स्थापना कब की गई, 1954 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है बच्चों, इसकी स्थापना कब की गई, 1954 में इसकी स्थापना की गई है। उद्देश्य क्या था इसका, समाजवादियों की विचारधारी नीतियों से दक्षिण पूर्व एशिया देशों की रक्षा करना। यानी जो दक्षिण पूर्व एशिया है ना, उसमें समाजवाद नहीं घुसना चाहिए, इसका मकसद ये था। इसमें क्या होना चाहिए, पूंजीवाद होना चाहिए, क्योंकि किसका है ये, अमेरिका का है। ये किसका है, अमेरिका का। यानी इसमें सोवियत संघ का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सैंटो का क्या था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय संधि संगठन, स्थापना 1955 में। उद्देश्य सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना, समाजवाद के प्रभाव को रोकना। सेम इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। उसमें ये हम इस वाले में हम किसको रोक रहे हैं, इस वाले में हम रोक रहे हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर, और इसमें रोक रहे हैं हम मध्य पूर्व से दूर रखना। यानी इसमें हम मध्य पूर्व से दूर रख रहे हैं, इसमें दक्षिण एशिया से दूर रखना। यानी दोनों का काम है कि इनमें क्या नहीं होना चाहिए, इसमें यूएसएसआर नहीं घुसना चाहिए, इसमें केवल क्या होना चाहिए, इसमें अमेरिका होना चाहिए। ठीक है। सोवियत संघ ने चीन, उत्तरी कोरिया, वियतनाम, इराक से संबंध मजबूत किए। इसके बाद जब सोवियत संघ ने देखा कि भाई इसकी जो पहुँच है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर होती जा रही है, तो मेरे को भी कुछ करना चाहिए, तो इसलिए इसने क्या किया, इसने चीन, उत्तरी कोरिया और वियतनाम से संबंध अपने मजबूत किए, ताकि ये अमेरिका को टक्कर देने में सक्षम। हम जानेंगे शीत युद्ध के दायरे, यानी बाउंडेशन कि शीत युद्ध के दायरे कहाँ तक सीमित है। तो विरोधी खेमों में बैठे देश के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए, संभावनाएं रही, मगर कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिक जनहानि हुई। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाई भी हुई थी। यानी अगर मैं बोलूँ कि शीत युद्ध एकदम शांत युद्ध था ना, तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। कुछ लड़ाइयाँ भी हुई है, कुछ खून खराबे भी हुए हैं, परंतु इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर बन सके। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर बन सके, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो देखो कहाँ कहाँ पर ज़्यादा जनहानि और युद्ध हुए हैं, तो कोरिया में, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिक जनहानि हुई है, खून खराबा हुआ है, परंतु थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। जो शीत युद्ध होने वाला था ना, वो नहीं हुआ। तो ये था शीत युद्ध के तुम्हारे दायरे। अब आ जाओ गुट निरपेक्ष, जो आपने ऊपर पढ़ा ना कि शीत युद्ध के परिणाम क्या क्या निकले, तो पहला था गुट निरपेक्ष। तो गुट निरपेक्ष जान लो क्या था। गुट निरपेक्ष का अर्थ था सभी गुटों से अपने आप को अलग रखना। यानी ना तो हम अमेरिका के पक्ष में, ना तो हम यूएसए के पक्ष में, और ना हम यूएसएसआर के पक्ष में। यानी हमें इन दोनों से क्या रहना, अलग रहना है। हमें इन दोनों में मिलना ही नहीं है भाई। हमें क्या रखो, अलग रखो। हम अपने आप से जी लेंगे जैसे जीना होगा। तो गुट निरपेक्ष मतलब समझ आया कि अपने आप को सभी गुटों से क्या रखना, अलग रखना, दूर रखना। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन देख लेते हैं। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के तनाव के बीच एक नए आंदोलन ने जन्म लिया, जो दो ध्रुवीय में बट रहे देशों से अपने आप को अलग रखने के लिए था, जिसका उद्देश्य विश्व शांति था। इस आंदोलन का नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन पड़ा। गुट निरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुट में शामिल न होने का आंदोलन था, परंतु यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में से अपने को अलग थलग नहीं रखना चाहता था, अपितु इन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सरोकर आना था। यानी कहने का मतलब यह है
कि गुट में शामिल तो नहीं होना चाहते, ये गुट में शामिल नहीं होना चाहते, परंतु अंतर्राष्ट्रीय मामले में ये भी बोलना चाहते हैं कि भाई अगर कोई बात आती है तो हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। हम गुट में भले शामिल ना हो पर हमें उस जगह पे सीट मिलनी चाहिए जहाँ पर हमें बोलने का अधिकार हो। तो ये था गुट निरपेक्ष। ठीक है बच्चों, यानी अपने आप को उस गुट से दूर रखना। कौन से गुट से? अमेरिका और सोवियत संघ जैसे गुट से। ठीक है, तो देखो अब आएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है ना, इसकी स्थापना यानी इसका स्टार्टअप कैसे हुआ, कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 1956 में यूगोस्लोवाकिया के जोसेफ ब्रांज टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने एक सफल बैठक की जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। यानी ये वे देश थे ना जो हाल ही में आज़ाद हुए थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे शीत युद्ध चल रहा था। तो एक बार बताओ, अगर कोई देश आज़ाद हुआ है और आप उसको बोलो भाई अब तुम्हें दोबारा किसी गुट में शामिल होना है, यानी तुम्हें फिर से क्या बनना पड़ेगा, एक गुलाम की तरह जीना पड़ेगा, तो क्या उसमें एग्री होगा? नहीं होगा। तो यूगोस्लोवाकिया हो गया, जोसेफ ब्रांड टीटो हो गया, और भारत के जवाहरलाल नेहरू हो गया, और मिस्र के गफाल अब्दुल नासिर हो गए। इन लोगों ने मिलकर क्या करा, एक बैठक करी, एक मीटिंग करी, और उस मीटिंग का परिणाम क्या निकला बच्चों? गुट निरपेक्ष निकला। यानी इन लोगों ने डिसाइड किया कि हमें क्या रहना है, गुट निरपेक्ष रहना है, हमें इन दोनों अमेरिका और सोवियत संघ से दूर रहना है। ठीक है, अब आएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं के नाम। जैसे आप लोग ये नाम देख सकते हैं कि यूगोस्लोवाकिया से, भारत से, मिस्र थे, इंडोनेशिया से और घाना से, सारे देशों के नेताओं ने मिलकर किसकी स्टार्टअप करी? गुट निरपेक्ष की स्टार्टिंग करी है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? अगर कोई चीज़ दिक्कत आ रही तो वीडियो को पीछे करके देख लो, सब कुछ समझ आ जाएगा। अब देख लो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन की, जो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन था ना वो क्या था, कहाँ हुआ और कैसे हुआ था। तो 1961 में बेलग्रेड में हुआ जो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन, यानी जो मीटिंग रखा गया था वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, जिसमें 25 सदस्य शामिल हुए थे। पहले मीटिंग में इतने ही देश शामिल हुए हैं। अब आ जाओ 14वें सम्मेलन पे। जो 14th सम्मेलन था वो 2006 में क्यूबा में हुआ। क्यूबा वही जगह है जहाँ पर शीत युद्ध का चरम बिंदु हुआ था। 2006 में क्यूबा में हवाना में हुआ, जिसमें 166 देश शामिल हुए और 15 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए, यानी जो पेंडिंग देश है वो भी आने वाले हैं। अब 17वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 17वां हुआ है 2016 में वेनेजुएला में। इसमें 120 सदस्य आए और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए।